वैसे तो यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी मां से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहां आकर भी में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉ शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंद्र को दिलवा दिया था और उसके बाद चंद्र के लिए डॉ शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंद्र शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब BA में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया, तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। MA में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉ शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉ शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉ शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंद्र सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्रकिरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंद्र की अपनी होती गई थी, इसे चंद्र खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजन का चौका झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंद्र से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंद्र भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंद्र ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंद्र की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंद्र के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो यह था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंद्र की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंद्र को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंद्र को खिंचाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंद्र से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी और शिकायतें भी क्या क्या होती थीं। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा, श्रीमती हथिनी, रखा था, या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंद्र कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं और जब डॉक्टर साहब कहते हैं
कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थीं। कहो, कैसी डांट पड़ी आज? वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंद्र को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंद्र का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाग कर वह चंद्र को दे डालती थी। चंद्र कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने की पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे और बेतकल्लुफी से दूध या चाय का प्याला चंद्र के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंद्र ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या? कहीं चाय भी हो? तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसू काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसू। हाँ, बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसू। और थत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? और तब क्या, वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंद्र ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांकें उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंद्र ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंद्र ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है?
अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हाँ, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे। इसी मुंह से जनाब उसकी शादी भी तय हो गई है। अगले झाड़ों तक शायद हो भी जाए। छे, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंद्र ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंद्र का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे, लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंद्र ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो ये निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंद्र की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे? न। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो ये लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा कहकर फिर चंद्र चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो एक बार मैं क्यों नहीं कह देती सब? चंद्र ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंद्र हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंद्र।